देश में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। इसमें अहम संख्या उन जमातियों की है जो मरकज से निकले थे और उनमें से बड़ी संख्या में जमाती कोरोना पीड़ित निकले। उस मुद्दे पर मरकज मुखिया मौलाना साद ने आज तक से बात की है, एक एक सवाल का जवाब दिया है। उसने बताया है कि वो कहां हैं। उसने तबलीगी पर लगे आरोपों पर भी बेबाकी से बात की है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस से क्यों बच रहा है मौलाना साद? क्यों सामने नहीं आ रहा मौलाना साद? जमातियों पर लगे आरोपों पर क्या बोलेगा मौलाना? और सबसे अहम सवाल कि कहां छिपा है मौलाना साद? ऐसे कई सवाल हिंदुस्तान पूछ रहा है, जवाब पूरा देश जानना चाहता है, लेकिन इन सवालों का जवाब देने मौलाना सामने नहीं आ रहा। लेकिन आज तक ने मौलाना साद से हर वो राज जानने की कोशिश की जिनसे वो बचता रहा है। मौलाना साद ने आज तक के एक एक सवाल का जवाब दिया है। साद बता रहा है कि वो कहां है, वो अब क्या कर रहा है। अब तक दिल्ली क्राइम ब्रांच से बचने वाला मौलाना साद आज तक अब तबलीगी पर लगे आरोपों का जवाब दे रहा है। आज तक के सवालों को लेकर वो कोरोना से जुड़े विवाद पर सफाई दे रहा है। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने उन तमाम सुलगते सवालों का ईमेल भेजा। उसी के जवाब में मौलाना साद ने आज तक को सिलसिलेवार तरीके से अपनी सफाई दी। आपको बताते हैं आज तक के तमाम तीखे सवालों का मौलाना ने कैसे जवाब दिया। साद से पहला सवाल था कि क्या आपने अपना कोरोना टेस्ट कराया है? मौलाना साद ने साफ साफ जवाब दिया कि हां, मैंने कोरोना टेस्ट कराया है। साद से ये सवालों की शुरुआत थी। अब वो सवाल जिसे लेकर अब तक कयासबाजी का दौर चल रहा है, वो सवाल जिसका जवाब जानने के लिए दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। सवाल ये कि अभी आप कहां हैं? अब साद के जवाब सुनिए। जांच एजेंसियों को मेरे लोकेशन के बारे में पता है। क्राइम ब्रांच ने मुझे 2 नोटिस भेजे हैं और हमने दोनों के जवाब भी दिए हैं। साद ने बड़ी सफाई से जवाब दिया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो दिल्ली में छिपा है या शामली में या फिर किसी तीसरी जगह। वैसे कुछ दिन पहले ही तबलीगी प्रमुख के एक करीबी ने आज तक से बातचीत में उसकी पोल खोली थी। मौलाना साहब से आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी? मौलाना से तो मेरी उनके फोन पे तो कभी बात नहीं होती। उनके बेटों से बात हुई थी। क्या बोला उन्होंने? सईद से। तो अभी कहाँ है मौलाना साहब? जाकिर नगर में ही है ना? इतना पता है मुझे दिल्ली में, मुझे अभी ये भी नहीं पता कहाँ पर है। मतलब दिल्ली में है, ये जानकारी है? हाँ, कहाँ है मुझे नहीं पता। लगे हाथ मरकज के मुखिया ने यह भी बताया कि वो क्राइम ब्रांच से भाग नहीं रहा, बल्कि हर मुमकिन मदद कर रहा है। साद का दावा है कि जांच टीम ने उसे कोरोना टेस्ट कराने को कहा। उसके बाद ही उसने टेस्ट करा लिए हैं और रिपोर्ट आते ही उसे अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। आज तक ने मौलाना साद के सामने उस पर लगे आरोपों पर भी सवाल किए हैं। संवाददाता अरविंद ओझा ने ईमेल के जरिए पूछा कि खतरे के बाद भी आपने विदेश से लोगों को क्यों बुलाया? अब साद का जवाब सुनिए। वो कहता है, मैंने किसी विदेशी मेहमान को लॉकडाउन में नहीं बुलाया। हकीकत तो यह है कि लॉकडाउन की घोषणा से पहले ही 23 मार्च को कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। जो लोग इसमें शामिल हुए थे वो रेल और हवाई सेवाएं बंद होने की वजह से लौट नहीं पाए। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू में ढील के बाद कुछ ही घंटे में 1500 जमाती देश के अलग अलग हिस्सों में रवाना हो गए थे और वही जमाती मुसीबत की जड़ बन गए। कोरोना ग्राफ ने रफ्तार पकड़ ली। जिस मरकज चीफ मौलाना साद को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच तलाश कर रही है, उसी मौलाना साद ने आज तक से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में खुलासा किया है कि उसने अपना कोरोना का टेस्ट करवा लिया है, जिसकी रिपोर्ट जल्द आएगी और वो रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को सौंपी जाएगी। साथ ही साथ मौलाना साद ने बड़ा खुलासा ये किया है कि वो कहां पर है, इसके बारे में एजेंसियों को यानी दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को पूरी जानकारी है। इसके अलावा मौलाना साद ने इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को खारिज किया है। उसका कहना है
कि उसने ऐसी कोई गलती नहीं की है जिससे उस पर अबेटमेंट टू सुसाइड का केस लगाया जाए। कैमरामैन कृपाल के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। मौलाना साद से सवाल जवाब के बाद रुख करते हैं किसानों का। लॉकडाउन फेज 2 में किसानों के लिए सरकार ने कई रियायतें दी हैं, लेकिन किसानों को अब भी कई तरह की लाल फीताशाही से जूझना पड़ रहा है। किसानों के हाल पर हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए आप। साल भर की कमाई बोरे में बंद है। खलियान में 50 से ज्यादा गेहूं की ट्रॉलियां लगी हैं, लेकिन मंडी तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं। लॉकडाउन के इस दौर में छूट तो मिली, लेकिन सहकारी सोसाइटी तक अनाज ले जाने की राह पेचीदा हो गई। ये इलाका है दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा का और गांव है सफीपुर। जब लॉकडाउन में छूट मिली तो किसानों के चेहरे खिल उठे, लेकिन लाल फीताशाही ने इसकी मुश्किलें बढ़ा दी। हमारे संवाददाता जब इस इलाके में हालात का जायजा लेने पहुंचे तो किसानों ने शिकायतों का पुलिंदा खोल दिया। समस्या ये है कि लॉकडाउन है, रजिस्ट्रेशन आसान नहीं है। यहाँ से अब मैं गांव में खड़ा हूँ, दूर हूँ। यहाँ से मैं पहले शहर जाऊँ, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराऊँ। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में वो मुझे टोकन देंगे, उसमें एक डेट देंगे। उस डेट में मुझे गेहूं लेकर वहां जाना। मेरी समझ में बात नहीं आ रही कि रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है। मेरा जमीन का रिकॉर्ड क्या सरकार के पास नहीं है? मैंने जो खाद लिया है, जो दवाई ली है, जो बीज लिया सरकार से, किसानों ने लोन भी लिया है, क्या वो बिना रिकॉर्ड के दे दिया सरकार ने? किसानों की बड़ी शिकायत यह है कि पहले उन्हें अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, फिर रजिस्ट्रेशन के लिए अपने खेत के दस्तावेजों का ब्यौरा देना जरूरी है। एसडीएम या उसके जरिए नियुक्त अधिकारी दस्तावेजों को सत्यापित करता है। इसके बाद किसानों को उन दस्तावेजों के साथ टोकन लाना पड़ता है। टोकन से पता चलेगा कि किसान को किस दिन कितने बजे अपना अनाज मंडी या खरीद केंद्र पर लेकर जाना है, ताकि मंडी में भीड़ भाड़ ना हो। किसानों का आरोप है कि मंडी में खरीद के समय भी सरकारी नखरे और नियम कम नहीं। किसानों का कहना है कि नोएडा में सिर्फ 28 खरीद केंद्र हैं, जबकि हरियाणा, पंजाब में राज्य सरकारों ने खरीद केंद्रों की तादाद 4 गुना तक बढ़ा दी है। यूपी और अन्य सरकारें भी ऐसा कर किसानों को सुविधा क्यों नहीं दे सकती? किसानों के खलियान से होते हुए हमारे संवाददाता कासना की किसान कोऑपरेटिव सोसाइटी पहुंचे। सोसाइटी के प्रभारी सुभाष चंद ने बताया कि जब जूट के बोरे खत्म हो गए तो खरीद कैसे हो, लिहाजा कुछ किसान अपने गेहूं लौटा ले गए। अगर पंजीकरण भी कराएं तो उस एसडीएम से सत्यापित करा कर लाए, उसको खतौनी और उसका कितना माल बिकना है, ये सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है। और जी परेशानी है यही है। हाँ जी, बारदाना ये है, 2 गांठें आई थी, भर चुकी हैं। आज तोल बंद है, तोल बारदाना खत्म हो गया है, 2 गांठें आई थी, दोनों भर चुकी हैं साहब। तब कितने किसानों को लौटना पड़ा यहाँ से वापिस जो है कम से कम 10-12 किसान वापिस गए हैं जो पंजीकरण करा के आए, बल्कि उनके भी समस्या आ रही है, वो जो वहाँ से एसडीएम साहब के यहाँ से सत्यापित नहीं हो पा रहे हैं। सरकारी सोसाइटी के बाद हमारे संवाददाता ने दादरी की अनाज मंडी का रुख किया, जहां 15 अप्रैल से ही गेहूं को तौलने का काम हो रहा है। किसानों के मुताबिक अभी 20% अनाज ही मंडी पहुंच पाया है। राज्य खाद्य निगम के मुताबिक पिछले साल रोजाना औसतन 5 क्विंटल अनाज तौलने का काम होता था, लेकिन इस बार रोजाना करीब 200 से 250 क्विंटल अनाज तौलने का काम हो रहा है। 15 अप्रैल से 20 अप्रैल या आज के डेट में देखें 23 अप्रैल तक, तो इस साल के मुकाबले में थोड़ी तेज रहती रही है। पहले के सालों में थोड़ी तेजी रहती रही है मंडियों में, लेकिन फिर भी किसान आ रहे हैं। धीरे धीरे वो जानकारी हो रही है कि खरीद जारी है, और ये कोरोना की समस्या को देखते हुए डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की समस्या भी है, तो वो आ रहे हैं धीरे धीरे। अधिकारियों की अपनी दलील है और किसानों की अपनी परेशानियां। ऐसे में बेहतर ये होगा कि सरकार के निर्देश के बाद अधिकारी किसानों की मदद करें, ताकि कोरोना के संक्रमण काल में हमारे अन्नदाता की मुश्किलें आसान हो सके। ग्रेटर नोएडा से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन में फूलों की खेती करने वाले किसानों की जिंदगी बदरंग हो गई है। मंडी से लेकर बाजार तक कोई भी खरीदार नहीं है। गाजियाबाद, दिल्ली और हरियाणा से ऐसे ही किसानों पर हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए आप। फूल खिले हुए हैं, लेकिन किसानों के चेहरे
मुरझा गए हैं। खेत लहलहा रहे हैं, खुशबू बिखरी पड़ी है, लेकिन ना कोई खरीदार, ना कोई कदरदान। ये है गाजियाबाद का मुरादनगर, जहां फूलों की खेती करने वाले किसान हैरान परेशान हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में लॉकडाउन लगाया गया तो बंद हो गए मंदिर, शादियां टल गई, जश्न पर ब्रेक लग गया। लेकिन जिन किसानों ने बैंकों से लोन लेकर फूलों की खेती की, उनकी जिंदगी में वीरानी छा गई। देखिए सर जी, इसमें तो करीबन 1.5 एकड़ में 60,000 रुपए की लागत है हमारी, जो मजदूरी और जो खाद पानी बीज वगैरह की है। लेकिन अब तो सारा ही नुकसान है, इसमें तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है। कितना कमाई कर लेते थे इससे? बस कमाई तो अगर 60,000 रुपए की लागत है, करीबन 1,20,000 रुपए या 1.5 लाख रुपए की कमाई होती। कमाई तो ज्यादा नहीं होती, लेकिन बच्चों को पालने के लिए तो कुछ न कुछ तो करना पड़ता ही है। दिल्ली में भी ऐसी ही बेचारगी है। पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर के किसान इस उम्मीद में फूलों की खेती करते रहे कि दूसरों की जिंदगी गुलजार हो जाएगी, लेकिन खुद के लिए ही जीना दुश्वार हो गया है। यहाँ भी यही रोना है, न जश्न है, न शादी विवाह की शहनाई बज रही है, न पार्टी चल रही है, तो खरीदार आए कैसे? समस्या हो रही है साहब, ये फूल सूख रहे हैं, खेती बर्बाद हो रही है, मंडी में जा नहीं रहा है, बच्चे परेशान हैं। तो यहाँ पे जो सरकार आप लोग कुछ मुआवजा कुछ कह रही है आपको? कुछ नहीं दे रही है साहब, खाने के लिए भी परेशान हैं। समस्या ये है सर, जब से लॉकडाउन हुआ है ना, जब से हर एक काम धंधे बंद हैं यहाँ पे और सारे लोग परेशान हैं। पहले तो सरकार ने कुछ खिचड़ी वगैरह बांट भी देती थी, अब वो भी नहीं आना बंद हो गई है सर। अब बोलो कैसे बच्चे हम लोगों के पलेंगे? दिल्ली से सटे हरियाणा बॉर्डर के फर्रुख नगर में भी किसानों के लिए ये वक्त कांटों भरा है। कोरोना का कांटा ऐसा चुभा है कि फूलों के कांटे बिखर गए। यूं कहें कि पेट पर लात पड़ी है। फूलों की खेती करने वाले सैकड़ों किसानों ने ऐसे हालात कभी नहीं देखे थे। गाजियाबाद हो या फिर दिल्ली या फिर हरियाणा, ये तो बस बानगी भर है। जहां जहां फूलों की खेती करने वाले किसान हैं, उनका दर्द हाल एक जैसा है। लॉकडाउन में इनकी आंखों के सामने साल भर की मेहनत बिखर रही है। कोरोना वायरस ने जो संकट पैदा किया है, उससे महक और चेहरों पर मुस्कान बिखेरने वाले ये किसान भी नहीं बच पाए। गाजियाबाद से रोहित मिश्र, दिल्ली से अनिल बलियान और दीपक डालमिया के साथ आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन की निगरानी ड्रोन कैमरे से की जा रही है, लेकिन ड्रोन कैमरा कभी कभी ऐसी तस्वीरें भी कैद करता है जिसे देखकर आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। देखिए जरा। जानकार हर तरह से लोगों को समझा रहे हैं कि घर में रहें, घर में रहें, घर में रहें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ठान लिया है कि भले ही कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे, भले ही अपने साथ बाकियों में भी कोरोना फैलाएंगे, लेकिन नियम नहीं मानेंगे। देखिए, ये ऐसे ही लोग हैं। चेन्नई की तस्वीर है। पता नहीं इस पानी की टंकी के ऊपर ये चारों क्या कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पुलिस का ड्रोन इनके सर पर मंडराया, ये सर पर पांव रखकर भागे। इसी तरह ऐसे लॉकडाउन के दौरान भी ये लोग खेलने निकल आए। ड्रोन दिखा तो पुलिस के डर से भगदड़ मच गई। चेन्नई में तो पुलिस वालों से डरकर लोग भागते दिखे, लेकिन पटना में ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। देखिए, यहाँ एक कबाड़ खाने में आग लगी तो आग को देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस ने भीतर भेजने की कोशिश की, मगर ढाक के 3 पार। आखिरकार पुलिस ने डंडा उठाया, डंडा चटकाया, तब कहीं जाकर ये अपने अपने घर की ओर भागे। नियम तोड़ने वालों को ये समझना होगा कि हमारे देश के कोरोना कर्मवीर अपनी जान की बाजी लगाकर कोरोना से लड़ रहे हैं। देखिए ना, दिल्ली की तस्वीर है ये। तीनों पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन हौसला ऐसा कि व्यायाम करके जल्द स्वस्थ होना चाहते हैं ताकि फिर से अपनी ड्यूटी निभा सके। रांची में डॉक्टर दंपति अपनी सालगिरह के दिन भी ड्यूटी पर मौजूद है। सालगिरह के दिन सरकार ने इन्हें केक पहुंचाया,
जिसे इन्होंने अस्पताल में ही काटा। चेन्नई से अक्षयनाथ और रांची से मृत्युंजय श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। रमजान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। मुंबई में बहुत सारे इलाकों को कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने फैसला ये किया है कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोग जो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते, उनके घरों में जाकर रमजान में खाने वाली चीजों की डिलीवरी दी जाएगी। रमजान के लिए ऐलान है, सुबह 3:30 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक सारी दुकानें खुली रहेंगी। 12:01 पर सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। आपको अफ्तारी का सामान भी इसी वक्त में खरीदना है। ध्यान रहे, सुबह अर्ली मॉर्निंग, सुबह 3:30 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक आपको खरीदारी का मौका दिया जाएगा। मुंबई में ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस रमजान के लिए सुबह 3:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खुली रखने का ऐलान करती दिख रही है। इस वीडियो की सच्चाई ये है कि पुलिस ने ये ऐलान सिर्फ मुंबई के नागपाड़ा इलाके के लिए किया था, पूरी मुंबई के लिए नहीं, और पुलिस ने नागपाड़ा के लिए भी इसे वापस ले लिया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो लॉकडाउन में नमाज और इफ्तार के लिए इकट्ठे ना हो। इस साल लॉकडाउन की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए उन्हें स्पेशल कंटेनमेंट जोन्स और इन सब को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जा रही है। जोनल लेवल पे, पुलिस स्टेशन लेवल पे कम्युनिटी लीडर्स के साथ इंटरेक्शन किया गया है। मुंबई में कोरोना का संक्रमण बुरी तरह फैल रहा है। बहुत सारे इलाके सील कर दिए गए हैं, जहां से लोगों को बाहर आने जाने की इजाजत नहीं है। पुलिस प्रशासन कोशिश कर रहा है कि रमजान से जुड़ी चीजें भी इन इलाकों में रहने वाले लोगों को उनके घर तक पहुंचाई जाए। स्पेशल फोर्सेस भी हम लगा रहे हैं, SRPF है, QRT, SRP, RCP, ये सब भी लगे रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस का काफी इसमें बंदोबस्त में इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ड्रोन के थ्रू सभी एरियाज को मॉनिटर किया जाएगा, और क्योंकि इस महीने में नमाज के समय और इफ्तार के लिए लोगों को टेरेसेस पे इकट्ठा होना या मस्जिद में इकट्ठा होना अलाउड नहीं है, तो इस अनुसंधान में ड्रोन्स के थ्रू भी मॉनिटरिंग की जाएगी। लोग इफ्तार के लिए अपने घरों से बाहर ना निकलें और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन हो, इस पर नजर रखने के लिए मुंबई पुलिस ड्रोन का भी सहारा लेगी। मुंबई से सौरभ बख्तानिया और कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस के फैसले के साथ ही अमेरिका और चीन के बीच तू-तू मैं शुरू हो गई है। अमेरिका का इल्जाम है कि वायरस वुहान की लेबोरेटरी से निकला है, लेकिन चीन कहता है कि अमेरिका की मिलिट्री वुहान में वायरस छोड़ गई। अब ट्रंप वुहान की लेबोरेटरी की जांच कराना चाहते हैं। वो चीन पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि लेबोरेटरी के दरवाजे उनकी जांच टीम के लिए खोल दिए जाएं। कभी जांच की धमकी, कभी व्यापार रोकने की धमकी, कभी बदला लेने की धमकी। सुपर पावर की सुपर ड्रैगन को धमकी पे धमकी। चीन निकला जिम्मेदार तो नतीजा भुगतने की धमकी। कहीं ये वर्ल्ड वॉर 2 का ट्रेलर तो नहीं। वैसे सीधे तौर पर अमेरिका और चीन एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, नंबर 1 दुश्मन तो कतई भी नहीं है, लेकिन कोरोना की महामारी ने इन दोनों की दोस्ती की गांठ खोलनी शुरू कर दी है। वजह बनी है कोरोना से अमेरिका की बर्बादी। कल तक पूरी दुनिया में हर मोर्चे पर जिस सुपर पावर की चौधराहट दिखती थी, वो आज कोरोना के सामने बेबस है, लाचार है, अपनी मजबूरियां गिना रहा है और हर दिन गिन रहा है अपने लोगों की लाशें। हालात ये है कि कई फैसलों को लेकर ट्रंप अपने ही देश में चारों तरफ से घिरे हुए हैं। जब मीडिया के सामने आते हैं तो एक के बाद एक तीखा सवाल उन पर दागा जाता है। You're so disgraceful. It's so disgraceful the way you said it. With the time that you bought. अब इसे चीन पर गुस्सा निकालने की मजबूरी कहिए या फिर खुद के ढीले रवैये पर लीपापोती करने की कोशिश। ट्रंप ने चीन को आगाह करने में बिल्कुल देर नहीं लगाई कि अगर वो कोरोना वायरस को फैलाने का जिम्मेदार निकला तो इसके नतीजे गंभीर होंगे और वो इसे भुगतने के लिए तैयार भी रहे। Well, if they were knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake.
But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. इतना ही नहीं, ट्रंप तो अपनी एक जांच टीम तक चीन में भेजने की तरफदारी करते रहे हैं। We're talking to China. We spoke to them a long time ago about going in. We want to go in. We want to see what's going on. And we weren't exactly invited, I can tell you that. दुनिया जानती है कि कोरोना वायरस चीन से आया और फिर कैसे उसने पहले यूरोप में हाहाकार मचाया और फिर अमेरिका में बर्बादी की दस्तक देने पहुंच गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोरोना महामारी के लिए चीन को अभी सीधे तौर पर जिम्मेदार तो नहीं माना है, लेकिन इतना आरोप जरूर जड़ दिया है कि बीजिंग ने अमेरिका को महामारी से जुड़ी जानकारी साझा नहीं की। I hope they were happy. Billions of dollars came in tariffs. Billions of dollars. They're going to be purchasing billions. And then all of a sudden, long after that, I find out about this. And I told you, I'm not. Listen, CNN. I told you I'm not happy about it. And this was after the deal. So we have this wonderful deal. And I was nobody's been tougher before the deal ever on China than Trump. ट्रंप की धमकी मिली तो वुहान वीरोलॉजी के मुखिया को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। लैब के निदेशक यून जिमिंग ने सरकारी टीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा, हम जानते हैं कि इंस्टीट्यूट में किस तरह रिसर्च की जाती है और कैसे वायरस और सैंपल्स की देखरेख की जाती है। हमारे यहाँ से वायरस के बाहर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे नियम काफी कड़े हैं और रिसर्च के लिए जिस तरह के कायदे कानून बनाए गए हैं उससे गलती ना होने का हमें पूरा विश्वास है। चीन इसे बिना सबूतों वाले आरोप बता रहा है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब ट्रंप का गुस्सा इस कदर चीन पर निकला हो। वो सारा का सारा गुस्सा पहले ही WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन पर निकाल चुके हैं। तभी से माना जाने लगा था कि अमेरिका इतनी आसानी से चीन का पीछा छोड़ने वाला नहीं है। WHO पर ट्रंप को गुस्सा इस बात से भी ज्यादा आया कि उसको पैसा तो सबसे ज्यादा अमेरिका देता है, लेकिन वो तरफदारी चीन की करता रहा। WHO पर ट्रंप इस कदर लाल पीले हुए कि फंडिंग तक रोकने की धमकी दे डाली। I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess the World Health Organization's role in severely mismanaging and covering up the spread of the coronavirus. Everybody knows what's going on there. American taxpayers provide between $400 million and $500 million per year to the WHO. In contrast, China contributes roughly $40 million a year and even less. As the organization's leading sponsor, the United States has a duty to insist on full accountability. अमेरिकी फंड WHO के लिए खासा अहम रहा है। 2020 के लिए WHO को अमेरिका ने करीब 441 करोड़ रुपए दिए, जबकि चीन ने 219 करोड़ रुपए। तीसरे पायदान पर जापान था, जिसने 156 करोड़ रुपए दिए थे। अमेरिका को हमेशा ये खलता रहा है कि सबसे ज्यादा फंड देने के बावजूद WHO हमेशा चीन के हक में ही बयानबाजी करता नजर आया। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश करते रहे हैं। एक मोर्चे पर वो WHO पर सवाल खड़े करते रहे और अब दुनिया भर में कोरोना महामारी को फैलाने के लिए चीन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।